धड़कता हुआ मैदान, हवा में तैरते रथ और आसमान से बरसती आग, यह किसी एलियन युद्ध का सीन नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास की सबसे अनदेखी और सबसे रहस्यमयी सच्चाई है। क्योंकि जो कुछ 1000 साल पहले कुरुक्षेत्र की धरती पर हुआ, वो सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो एक ऐसी एडवांस सभ्यता की टेक्नोलॉजिकल लड़ाई थी जिसने पूरे विज्ञान और इंसानी सभ्यताओं को इतिहास बना दिया। एक ऐसी सभ्यता जिनके पास देवताओं जैसी टेक्नोलॉजी थी, चाहे वह दिमाग से कंट्रोल होने वाले हथियार हो या फिर डीएनए गाइडेड हथियार हो, जिन्हें जिसका नाम लेकर छोड़ा जाए वे उसी को ख़त्म करता था। आज के समय में हम मानते हैं कि क्लोनिंग, एआई वेपन्स या फिर माइंड रीडिंग टेक्नोलॉजी फ्यूचर की बातें हैं, लेकिन अगर आप महाभारत को एक इंक्रिप्टेड साइंस डॉक्यूमेंट की तरह पढ़े ना, तो आपको वहाँ ऐसे सिस्टम मिलेंगे जहाँ अस्त्र शस्त्र मंत्रों से एक्टिवेट होते थे, माइंड से ऑपरेट होते थे और रियलिटी को ऑप्टिकल इल्यूजन से मैनिपुलेट किया जाता था। ये सब साइंस फिक्शन नहीं बल्कि डॉक्यूमेंटेड घटनाएं हैं। तो क्या महाभारत सिर्फ धर्म और नीति की कहानी है, या धरती की सबसे प्राचीन, सबसे एडवांस सिविलाइजेशन की आखिरी चेतावनी है, जो शायद खुद को ख़त्म करने के कगार पर पहुंच चुकी थी? और अगर ये सब सच है तो क्या वो लास्ट टेक्नोलॉजी आज भी कहीं छुपी हुई है हिमालय की किसी बंद गुफा में? ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी जो आज की इंसानी सभ्यता से भी लाखों साल आगे हो। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने वाले हैं। सो हेलो गाइज, मैं हूं करतार और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके हमें एक सब्सक्राइब जरूर करें व सपोर्ट भी करें। आसमान में एक तेज धमाका और चारों ओर आग ही आग। ये धमाका हुआ अर्जुन और कर्ण के छोड़े गए हथियारों यानी शक्तिशाली एनर्जी से भरे अस्त्रों के टकराने से। ये कुछ वैसा ही है जैसे आज के समय दुश्मन देश की छोड़ी गई मिसाइल को कोई देश अपने एयर डिफेंस सिस्टम से डिस्ट्रॉय करता है, जिसके बाद दोनों मिसाइलें आसमान में तबाह होकर एक गोल आकृति पैदा करती है। महाभारत का समय 70वें दिन का युद्ध चल रहा था। मैदान धड़क रहा था और मैदान के योद्धाओं के रथ हवा में तैरते हुए टकरा रहे थे। कर्ण का रथ अचानक ऊपर उड़ता है जैसे कोई एंटी ग्रेविटी सिस्टम उससे ऊपर खींच रहा हो। अर्जुन का रथ भी उसके सामने हवा में मंडरा रहा है। दोनों ओर से चमकते गोले जैसे हथियार फायर किए जा रहे हैं। तेज किरणें चमक रही हैं और कोई ना दिखने वाली एनर्जी पूरे बैटल फील्ड में फैल रही है। दोनों रथ हवा में 100 फीट ऊपर है। उनकी दिशा हर पल बदल रही है, जैसे कोई ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम उन्हें रियल टाइम में गाइड कर रहा हो। कर्ण और अर्जुन अपने तीर धनुषों से और मंत्रों से ऐसे हथियार एक दूसरे की ओर छोड़ रहे हैं जिनके लॉन्च होने से सोनिक बूम जैसी आवाज पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज रही है। जब अर्जुन एक एनर्जी से भरा अस्त्र छोड़ता है तो संजय उसे डिस्क्राइब करते हैं। आकाश में तेज ज्वाला उड़ती है जो सूर्य से भी ज्यादा उज्जवल है। ये कोई साधारण बाण नहीं है, ये एक ऐसा वेपन था जो हीट सिग्नेचर डिटेक्ट कर सकता था, अपने टारगेट को ट्रैक कर सकता था और प्रियस पथ फॉलो करके टारगेट को तबाह करता था। यानी ये एक फुल्ली गाइडेड एनर्जी मिसाइल थी जो शायद मंत्रों से एक्टिवेट हो रही थी। अब कर्ण काउंटर अटैक करते हैं, वह वरुणास्त्र छोड़ते हैं। पूरा आसमान पानी की बारिश करने लगता है। इन शॉर्ट कर्ण ने यहाँ अपने मंत्रों से एक ऐसे अस्त्र को इनोवेट किया था जो पूरी पृथ्वी के वेदर सिस्टम को तुरंत बदल के बारिश कर सकता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के इंसान आर्टिफिशियल रेन करते हैं, पर उस समय की टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि यह सब केवल एक मंत्र और मानसिक संकल्प से एक्टिवेट हो रहा था। यानी एक ऐसा वॉइस कंट्रोल्ड बायोमेट्रिक सिस्टम जो ह्यूमन इंटेंशन से ऑपरेट होता है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये सब सिर्फ एक कहानी है? क्या वाकई में महाभारत में ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो आज के सबसे मॉडर्न मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस शील्ड्स और वेदर मैनिपुलेट सिस्टम से भी कहीं ज़्यादा एडवांस थी? अब सोचकर देखिए, अगर एक मंत्र, एक कोड है तो यूजर कौन है? श्री कृष्ण के हाथों में जो सुदर्शन चक्र है वह दुश्मन का पीछा करता है, दिशा बदलता है और फिर खुद ब खुद लौट कर आ जाता है। ये एक पूरी तरह से ऑटोनोमस ड्रोन जैसा है जिसमें होमिंग सिस्टम, डायनेमिक नेविगेशन और रियल टाइम ऑप्टिकल अवॉइड्स इंटीग्रेटेड है। और ये चक्कर सिर्फ श्री कृष्ण की कमांड पर ही काम करता है। यानी ये एक डिवाइस शायद उनके डीएनए या फिर ब्रेन वेव से सिंक था। मतलब वेपन और यूजर के बीच एक पर्सनलाइज्ड लिंक बना हुआ था। और अब सबसे खतरनाक अस्त्र ब्रह्मास्त्र की बात करते हैं। जब इसे जलाया जाता तो इसका एक डिस्क्रिप्शन बिल्कुल एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जैसा था। तेज रोशनी, जमीन पर उड़ती धूल की परतें और चारों ओर जलते हुए जीव। उसके बाद वो इलाका वर्षों तक बंजर हो जाता। और हैरानी की बात यह है कि आज के राजस्थान में कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां अनएक्सप्लेनेड रेडिएशन लेवल्स डिटेक्ट हुए हैं। ना वहाँ कोई एटॉमिक टेस्ट हुआ है,
ना कोई पावर प्लांट है, फिर भी ये रेडिएशन कहाँ से आया। एटॉमिक साइंटिस्ट ने वहाँ पर वर्टिफाइड सॉइल्स भी डिटेक्ट किए हैं, जिसका मतलब है जमीन इतनी हीट में पिघली कि वो कांच बन गई। ठीक वैसे ही जैसे एटॉमिक ग्राउंड जीरो पर होता है, तो क्या एक ब्रह्मास्त्र न्यूक्लियर वेपन था जो भारत की उन प्राचीन सभ्यताओं से बनाया था जिन्हें हम देवता कहते हैं। अब एक छोटा सा लेकिन बहुत ही रहस्यमय पॉइंट अर्जुन का रथ है। युद्ध के बाद भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पहले रथ से उतर जाओ। जैसे ही अर्जुन उतरते हैं, कृष्ण भी रथ से बाहर आ जाते हैं। पूरा का पूरा रथ एकदम से जल करके राख हो जाता है। कहा जाता है कि हनुमान जी का ध्वज उस रथ को बचा रहा था, लेकिन साइंटिफिक नज़रिए से देखें तो हो सकता है कि उसमें कोई एक सेल्फ डिटेक्टिव सिस्टम था जो इसलिए लगाया गया था कि कोई भी इंसान इस एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड रथ का प्रयोग ना कर सके। तब इससे पहले कि ये टेक्नोलॉजी किसी और के हाथ में लगे, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करके श्री कृष्ण ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। इस तरह के सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिस्टम आज भी कई देश अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी में लगाते हैं, जैसे कोई एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स या फिर रॉकेट सिस्टम। अब आखिरी और सबसे अनसुलझा सवाल है कि महाभारत में महाविनाशी हथियारों को चलाने के लिए सिर्फ फिजिकल ट्रिगर नहीं चाहिए था, मंत्र के साथ साथ इरादा और मानसिक स्थिरता भी चाहिए थी। तो क्या यह हथियार और प्राचीन टेक्नोलॉजी का पूरा सिस्टम बायोमेट्रिक नहीं बल्कि न्यूराइड कोड से एक्टिवेट होता था? क्योंकि महाभारत में जब जब भी किसी हथियार को चलाने का जिक्र आता है तो यह बार बार देखा गया कि वो हथियार यूजर की थॉट प्योरिटी, वॉइस फ्रिक्वेंसी और डीएनए यानी कि एक इनविजिबल आइडेंटिटी जिसे केवल उस स्तर को धारण करने वाला ही कंट्रोल कर सके, ये तीनों जब मिलते हैं तभी वेपन अनलॉक होता था। और अगर किसी का इमोशन करप्ट होता या विचार अस्थिर होता तो वह वेपन खुद ब खुद डीएक्टिवेट हो जाता। अब ज़रा सोच कर देखिए, ये सिस्टम एक डीएनए से जुड़ा था तो एक महाभारत के योद्धा सिर्फ फाइटर नहीं थे, क्या वो हाई लेवल यूजर्स थे, एक कॉन्शियस टेक्नोलॉजी के जो सिर्फ उनके माइंड और इनर एथिक्स से ऑपरेट करता था। और अगर किसी के पास वो डीएनए आज भी बचा हुआ है तो क्या उस तरह के हथियार, वो भयंकर अस्त्र फिर से इनोवेट यानी कि बनाए जा सकते हैं? ऐसे हथियार जो पृथ्वी के वेदर पैटर्न को बदलने की ताकत रखते हैं, जिनका एक यूज पूरी इंसानियत को खत्म करने की क्षमता रखता है। देखो, गांधारी के रोने की आवाज़ पूरी राजमहल में गूंज रही है। 9 महीने की तपस्या के बाद जब वो बच्चे की उम्मीद कर रही थी, तब उसके गर्भ से सिर्फ एक मांस का निर्जीव टुकड़ा निकलता है। कोई हिलता डुलता शिशु नहीं। राजवेद्य चुप है, सेविकाएं डर से पीछे हट चुकी है। तभी महर्षि वेदव्यास वहां आते हैं, उस मांस को 100 टुकड़ों में काटते हैं और हर टुकड़ा एक खास जड़ी बूटी से भरे मटके में डाला जाता है और इन मटकों को गुप्त रूप से जमीन के नीचे रखा जाता है। 9 महीने बाद हर मटके से एक एक बच्चा जन्म लेता है। कौरव एक साथ 100 एम्ब्रॉयज का निर्माण बिना किसी महिला के गर्भ में पलने के होता है। यह घटना सिर्फ धार्मिक नहीं है बल्कि प्राचीन क्लोनिंग और आर्टिफिशियल चाइल्ड बर्थ प्रयोग है, जो आज की विज्ञान की सीमाओं से कहीं आगे है। अब अगर आज की लैब में कोई वैज्ञानिक इसे एनालाइज करे तो यह पूरा प्रोसेस एम्ब्रॉयनी सेल्स स्प्लिटिंग, केमिकल प्रिजर्वेशंस और एक्सटर्नल इन्वेकेशन चैम्बर जैसे है कॉन्सेप्ट्स की तरह लगते हैं। अब ये क्लोनिंग ऐसा नहीं है जिसमें एक सेल को कॉपी कर दिया जाए, जिसमें एक सिंगल जेनेटिक कोड से 100 एम्ब्रॉयज तैयार किए गए हैं। ये एम्ब्रॉयज किसी बायोलॉजिकल फॉर्म में नहीं है बल्कि केमिकल स्टेबलाइज्ड जार में नर्चर हो रहे हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस आज भी केवल थ्योरेटिकल मॉडल नहीं बना पाई है या फ्री ह्यूमन ग्रोथ के लिए, लेकिन यहाँ तो फुल स्केल रिजल्ट सामने हैं विद रियल ह्यूमन आउटपुट। अब एक और घटना को देखते हैं, जब बलराम को एम्ब्रॉय देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के शरीर में इम्प्लांट किया जाता है। ना कोई ऑपरेशन, ना एनेस्थीसिया, ना ही मॉडर्न टूल्स, फिर भी ये पूरा फेटल ट्रांसफ़र प्रोसेस बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के हो रहा है। आज इसे IVF का सबसे एडवांस लेवल माना जाएगा। यह एम्ब्रॉयो को सर्जिकली रिमूव करके दूसरी फीमेल बॉडी में इम्प्लांट किया जाता है, लेकिन महाभारत में इसे बिना किसी लैब के किया जा रहा था, सिर्फ मंत्र और एक खास टाइमिंग और बायो फ्रीक्वेंसी की मदद से। अब बायोलॉजी से हटकर अगर हम माइंड टेक की बात करें तो एक ऐसा एग्जाम्पल है जिससे मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। अर्जुन जब अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह की स्ट्रेटजी समझा रहे थे तो तब उसके गर्भ में पल रहा अभिमन्यु उस पूरी कंसर्वेशन शो सुन रहा था, लेकिन जैसे ही स्ट्रेटजी अधूरी छूटती है, अभिमन्यु केवल चक्रव्यूह में एंटर करने का तरीका ही जान पाता है, बाहर निकलने का नहीं जान पाता। ये सिर्फ फेटल हियरिंग नहीं है, ये एक फुल पेरेंटल न्यूरल रिकॉर्डिंग है जो सब कॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो गई। इसका मतलब फिट्स न सिर्फ सुन सकता है बल्कि कॉम्पैक्ट पैटर्न को प्रोसेस भी कर सकता है। लेकिन अब बात करते हैं उससे भी ज़्यादा एडवांस सिस्टम की, दिव्य दृष्टि।
युद्ध के मैदान में संजय बैठकर उन विजुअल्स को लाइव देख रहे हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर हो रहे हैं। सिर्फ देख ही नहीं रहे, उसके साथ इमोशंस, थॉट्स और साइकोलॉजिकल रिएक्शन भी समझ रहे हैं। अब ये कोई आम विजन नहीं है कि एक रियल टाइम न्यूरल कनेक्शन सिस्टम है जिसमें बैटल फील्ड से डायरेक्ट सेंसरी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। इसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे संजय का ब्रेन एक हाई फ्रिक्वेंसी न्यूरल ओलंपिक से जुड़ा हुआ हो, जिससे उन्हें रिमोट लोकेशन की इमेजेस, साउंड्स, इवन सोल्जर्स की इनर इंटेंशंस भी महसूस हो रही हो। अब जरा सोच कर देखिए, अगर कोई इंसान दूसरे के थॉट्स और इमोशन को डिकोड कर पा रहा है, यानी महाभारत में जो दिव्य दृष्टि कहा गया है वो एक काइंड ऑफ कॉन्जेक्टिव स्कैनिंग सिस्टम हो सकता है जो पूरी बैटल फील्ड की मेंटल एनर्जी फील्ड को कैप्चर कर रहा था। इसे मॉडर्न टर्म्स में ब्रेन टू ब्रेन इंटरफेस या फिर EEG कॉग्निटिव टेलीमेट्री कहा जा सकता है, लेकिन वह आज भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ही है, जबकि तब के समय में पूरी तरह से फंक्शनल था। युधिष्ठिर जब माया सभा के द्वार पर पहुंचते हैं तो उसके कदम एकदम से रुक जाते हैं। सामने कोई दीवार नहीं दिख रही है, लेकिन शरीर किसी अंधे की इनविजिबल दीवार से टकरा जाता है। भीम जमीन को संगमरमर समझकर पहला कदम रखता है और सीधा अदृश्य जलकुंड में गिर जाता है। अर्जुन जो स्तंभ को पकड़ने बढ़ता है वह हाथ लगाते ही गायब हो जाते हैं। हर दिशा में भ्रम, लेकिन हर भ्रम का असर बिल्कुल असली। ये कोई जादू नहीं, बल्कि ये एक ऐसा प्रोग्रामेबल इल्यूजन सिस्टम है जो रियलिटी को मैनिपुलेट करता है। महाभारत की माया सभा को अगर आज की भाषा में डिस्क्राइब किया जाए तो ये एक फुल्ली इंटरेक्टिव प्रोजेक्शन मेट्स आर्किटेक्चर सिस्टम है जिसमें सरफेसेस लाइट और परसेप्शन के हिसाब से बदलते हैं। इस इल्यूजन के पीछे था असुर इंजीनियर मैदानव, एक ऐसा डिजाइनर जो सरफेस को डायनेमिक बना सकता था, ऑब्जेक्ट्स को मल्टी लेयर्ड होलोग्राम में बदल सकता था। यानी कि यह एक ऐसा स्ट्रक्चर था जहां रियलिटी और विजिटर के परसेप्शन और थॉट पैटर्न के हिसाब से बदल दिया जाता था। आज अगर कोई एडवांस वर्चुअल रियलिटी एनवायरनमेंट या अडेप्टिव स्मार्ट मटेरियल सिस्टम को देखिए तो वो भी माया सभा के लेवल तक नहीं पहुंचता है। अब सोचिए उस समय ये टेक्नोलॉजी कितनी आगे है। अब इल्यूजन से आगे एक ऐसी विद्या की ओर चलते हैं जो डेथ और लाइफ के बीच रेखा को मिटा देती है। मर्त संजीवनी। शुक्राचार्य जब इस विद्या को एक्टिवेट करते हैं तो मर्त असुर फिर से जीवित हो उठते हैं, लेकिन ये रिवाइवल लेवल हार्ट बीट तक सीमित नहीं है। इसमें मेमोरी, आइडेंटिटी और कॉन्शियसनेस भी वापस आ जाती है। यानी यह कोई CPR नहीं है, बल्कि ये एक फुल माइंड बॉडी रिबूट सिस्टम है जो शायद किसी बायोकेमिकल स्विच या फ्रीक्वेंसी की से ऑपरेट होता था। अब जरा सोचकर देखिए, अगर कोई सिस्टम मृत्यु के बाद भी व्यक्ति की मेमोरी और आत्मा को इंटैक्ट रख सकता है तो क्या वह एक तरह का कॉन्शियस बैकअप नहीं है? मॉडर्न साइंस आज ट्रांसह्यूमनिज्म और माइंड अपलोडिंग जैसे कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर कर रहा है, लेकिन वो अभी सिर्फ थ्योरी ही है, जबकि शुक्राचार्य इसे वाइब्रेशनल कमांड और DNA रेजोनेंस से एक्टिवेट कर रहे थे। यानी ये एक ऐसा रिवाइवल प्रोटोकॉल था जो बायोलॉजिकल कोडिंग और स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी दोनों को सिंक करता था। अब आते हैं एक ऐसे बायोलॉजिकल अनहोसमेंट की ओर जो किसी भी साइंस फिक्शन से बाहर लगता है। कर्ण का कवच और कुंडल, यह उसके शरीर से जन्म से ही जुड़ा हुआ था। जब इंद्र के मांगने पर कर्ण ने स्वयं उन्हें अलग किया तो शरीर से रक्त बहने लगा। इसका मतलब था कि यह प्रोटेक्शन डिवाइसेस उसके नर्वस सिस्टम से इंटीग्रेटेड थे। आज अगर हम इस सिस्टम को समझे तो ये एक तरह का बायो इंटीग्रेटेड आर्मर था जिसमें नैनोटेक शील्ड्स, सेंसरी इंटीग्रेशंस और रीजनरेटिव फीडबैक लूप शामिल हो सकते हैं। यानी ये आर्मर किसी मटेरियल से नहीं बल्कि बॉडी के साथ फ्यूज्ड सिस्टम था जिसे केवल DNA में से ऑपरेट किया जा सकता था। अब बात करते हैं उस तकनीकी की जिसने पूरे महाभारत को इंटरडायमेंशनल बना दिया। पुष्पक विमान जो ना घोड़ों से चलता था ना किसी ईंधन से, वो सेल्फ नेविगेटेड, कमांड रिस्पॉन्सिव एवं मल्टी डायरेक्शनल था। उसके प्रोफेशनल सिस्टम को आज मॉडर्न वर्ल्ड में केवल मरकरी वर्टेक्स, मैग्नेटिक लेविटेशंस और सोलर एनर्जी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। कुछ प्राचीन लेखों में बताया गया है कि ये विमान दिशा नहीं समय को काटते थे, यानी वो सिर्फ स्पेस ट्रेवल नहीं टाइम डायमेंशनल ट्रेवल करने तक के कैपेबल थे। सबसे खास बात यह है कि इन विमानों का कंट्रोल किसी स्विच या लीवर से नहीं बल्कि यूजर की मेंटल कमांड से होता था। कई ग्रंथों में विमानों की इनविजिबल मोड, वर्टिकल लिफ्ट और इंटेंट रीलोकेशन की बातें भी है। इसका मतलब ये था कि इन क्राफ्ट्स के पास ग्रेविटेशनल मैनिपुलेशंस या क्लोनिंग सिस्टम हो सकते हैं जो आज की एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन कॉन्सेप्ट को सफाई से मानती है, लेकिन महाभारत के समय में ये ऑपरेशनल सिस्टम थे। अब सबसे गहरी बात इस सिस्टम में है कि कोई भी प्योरली मैकेनिकली या डिजिटली नहीं था। हर सिस्टम
कॉन्शियसनेस के साथ लिंक्स था, चाहे इल्यूजन हो, चाहे हीलिंग हो, चाहे फ्लाइट हो। सभी सिस्टम यूजर की नैतिक स्थिति, मेंटल प्रायोरिटी और बायोलॉजिकल रेजोनेंस से ऑपरेट होते थे। लेकिन अब सबसे खतरनाक सवाल सामने आता है, अगर ये सभ्यता इतनी एडवांस थी तो फिर ये ख़त्म क्यों हो गई? क्या ये टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल हो गई कि यूजर्स खुद उसे कंट्रोल नहीं कर पाए? मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी में इसे कहा गया द ग्रेट फिल्टर, एक ऐसी सीमा जिसके पार जाते ही कोई सभ्यता खुद को नष्ट कर देती है। क्या महाभारत का युद्ध उस अंतिम सीमा का परिणाम था? और क्या आज की मानव सभ्यता उस लेवल तक कभी पहुंच सकेगी? इन सवालों का जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।